हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। उसमें हम लोग रेडिएशन पढ़ रहे हैं। अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उससे पहले हम लोग कुछ कुछ टर्म है जिसको हम समझ लें ताकि आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको समझने में आसान हो। पहला है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है ब्लैक बॉडी का। ए ब्लैक बॉडी that absorb all the radiation regardless of angle और फ्रीक्वेंसी देते नहीं, वेवलेंथ का भी होगी। तो ये ब्लैक बॉडी उसको कहते हैं जो कि एक बॉडी है। ये ब्लैक बॉडी तभी होगा कि जो भी रेडिएशन किसी भी एंगल या किसी भी तरह से आ रहा है और इस पे स्ट्राइक हो रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसे कहते हैं ब्लैक बॉडी। यानी जो हम लोग ब्लैक कलर देख रहे हैं एक्चुअली वो ऐसा मटेरियल है जो भी ब्लैक कलर इसलिए दिखता है क्योंकि वो जितना भी रेडिएशन आता है, जो भी मानो यदि लाइट का बात करें तो जितना भी वेवलेंथ का होता है सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसीलिए कोई कलर हम लोग को दिखता नहीं है और वो ब्लैक हो जाता है। यदि कोई बॉडी का कलर वाइट या कोई भी कलर क्यों होता है, क्योंकि वो उस कलर छोड़ के सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि इसका कलर ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि ग्रीन छोड़ के सभी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ रहा है जो कि हम लोग को दिख रहा है, इससे इसका कलर ग्रीन हो जाता है। यदि कोई बॉडी वाइट है, इसका मतलब है कि जितना भी रेडिएशन इस पे आ रहा है सभी रिफ्लेक्ट हो जा रहा है बैक, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। नो लाइट एब्जॉर्ब, इसीलिए इसका कलर व्हाइट है। तो कलर इज व्हाइट। और यदि ऑल रेडिएशन यदि एब्जॉर्ब कर लेगा तो हो जाएगा ब्लैक। यदि ग्रीन दिखना है तो यानी ऑल रेडिएशन एब्जॉर्ब एक्सेप्ट ग्रीन, इसके कारण इसका कलर ग्रीन हो गया। उसके बाद एक टर्म है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे कि हम लोग समझ ब्लैक बॉडी क्या है। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, वो जब कुछ सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीटअप हो रहा, एनर्जी ले रहा है तो एनर्जी रिलीज भी करेगा। जब ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी है, जब ब्लैक बॉडी एटमॉस्फेयर के यानी एनवायरमेंट मेंट से थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी सेम टेम्परेचर पे, तो जो रेडिएशन इमिटेड होगा, यानी डेफिनेशन यदि बोलते हैं तो द रेडिएशन emitted by the black body when it is in thermal equilibrium is called black body radiation। नेक्स्ट एक टर्म आता है, आएगा आगे, इमिसिविटी। इसको डिनोट करते हैं ऐसे। इमिसिविटी ये होता है, वो होता है रेशियो कि कोई भी बॉडी कितना इमिट कर सकता है रेडिएशन को। द अमाउंट ऑफ
रेडिएशन emitted by the बॉडी, नॉर्मल बॉडी कोई भी हो, बाय, क्योंकि ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा रेडिएशन को इमिट कर सकता है, इसलिए नीचे रहते हैं रेशियो, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। ये सब ब्लैक बॉडी से मैक्सिमम होता है इमिशन, ब्लैक बॉडी में, ब्लैक बॉडी मैक्सिमम इमिशन करता है, इसीलिए यदि इस रेशियो लिए ये कोई नॉर्मल बॉडी है उसका कंपैरिजन करते हैं ब्लैक बॉडी से, कितना रेडिएशन होता है, इसका वैल्यू मानो कोई भी वैल्यू है, मैक्सिमम कोई से डिवाइड कर रहे हैं, ए है मानो कोई, और ये ए से बिलो है, 0 से ए है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से कम आएगा, मैक्सिमम ए आ सकता है, ए कैंसिल हो जाता, क्या होगा 1, जब ऊपर ब्लैक बॉडी नीचे ब्लैक बॉडी रहेगा सेम वैल्यू आएगा, तो आ जाएगा 1। यदि ए से मैक्सिमम है यानी ए से छोटा ऊपर वैल्यू होगा, कोई ए से छोटा वैल्यू होगा और ए से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा बट 1 से कम आएगा, यानी इमिसिविटी का वैल्यू, तो वैल्यू हमेशा लाई करता है बिटवीन 1 से 0। ये हो गया ब्लैक बॉडी, बॉडी रहेगा तब उसके लिए इमिसिविटी 1 होगा, और ये नॉर्मल बॉडी के लिए, यानी अदर देन ब्लैक बॉडी। इमिसिविटी जो होता है कोई सरफेस का प्रॉपर्टी होता है, एक तरह से बोलो तो प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, जैसे ब्लैक बॉडी ब्लैक होता है, सरफेस का कलर ब्लैक है, यानी इमिसिविटी 1 है, वैसे, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यदि कोई बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन है तो उसका इमिसिविटी 0 एज्यूम करते हैं, और उससे 0 केल्विन से यदि कुछ भी ज़्यादा टेम्परेचर है तो इमिट करेगा ही करेगा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी ई का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, सम वैल्यू होगा, यदि, और जितना टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उससे ज़्यादा इमिशन होगा। ये बोल सकते हैं इमिसिविटी किस पे क्या डिपेंड करता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी, यानी मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, सरफेस, यदि आयरन का सरफेस इसलिए बोल रहे हैं रिलेटिव आयरन का है, यदि वो उसका सरफेस रफ है या फिर स्मूथ है उस पर भी डिपेंड करता है, तो मटेरियल सेम का भी इमिसिविटी डिफरेंट हो सकता है, उसका सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड कर सकता है, और किस एंगल पर हम रेडिएशन चेक कर रहे हैं एंगल पे, उस पर भी डिपेंड कर सकता है, यदि सरफेस पॉलिश्ड है इसका इमिसिविटी कम होगा, वहीं यदि रफ है तो इमिसिविटी मोर होगा, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। हम लोग जान रहे हैं कोई बॉडी रेडिएशन उससे इमिट होता है, तक ये नहीं हम लोग पढ़े हैं कि किस वेवलेंथ पे कितना इमिशन होता है, ये डिपेंड करता है, सभी वेवलेंथ पे इमिशन होता है, रेडिएशन किस टेम्प किस टेम्परेचर पे किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन होता है उसको भी स्टडी करेंगे, बट रेडिएशन हर वेवलेंथ पे होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी हर वेवलेंथ पे वेव है रेडिएशन, हर वेवलेंथ पर, ऑलमोस्ट ऑल वेवलेंथ हैज रेडिएंट एनर्जी। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया और देखा गया
कि क्या नेचर होता है रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ। इस तरह से ये वेवलेंथ है और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको रीड किया गया। तो पता ये चला जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, देखो ये टेम्परेचर है 2000 केल्विन, तो इसका मैक्सिमम ये जो है ये रेडिएंट एनर्जी है, ये मैक्सिमम इस टेम्परेचर के लिए मानो ये कर्व बना तो इसका वेवलेंथ मैक्सिमम यहाँ पे है। इस टेम्परेचर एक टेम्परेचर के लिए कर्व है, ये आर्क जो है एक 3000 केल्विन के लिए है, ये केल्विन। तो इस पर देखा गया कि डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी हो रहा है। एनर्जी जो वेवलेंथ पे है वो डिफरेंट डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, और पाया गया कि मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी जहाँ पे हो रहा है उसको ये लेमडा मैक्स कहते हैं। तो पाया गया जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इसका मैक्सिमा शिफ्ट करता है लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मूव करने लगता है। जैसे ये 2000 केल्विन है तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम वेवलेंथ पर पाया जा रहा है मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी के लिए। सिमिलरली यदि 3000 केल्विन टेम्परेचर है इस कर्व के लिए इसका मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी जो पाया गया वो इस लेमडा पर पाया गया, जो कि पहले के टेम्परेचर जो कम टेम्परेचर था उससे कम लेमडा मैक्सिमम है। सिमिलरली 6000 पर देखा गया तो और भी कम इससे होते गया, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है लेमडा मैक्स का वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट होते जा रहा है, यानी घट रहा है। यानी यदि रिलेशन बताएं तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा मैक्स है रेडिएंट एनर्जी के लिए। सभी वेवलेंथ पर रेडिएंट एनर्जी होता है बट एक प्रॉपर वेवलेंथ पे रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम होगा, उसका रिलेशन ये है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यदि वर्ड में लिखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज lambda max shifted toward लेफ्ट, और बोल यानी लेफ्ट हो रहा है यानी क्या है, ये लेमडा का ग्राफ है लाइन है, यानी डिक्रीजेस, यानी लेमडा मैक्स डिक्रीजेस, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। इसी रिलेशन को टी मैक्सिमम लेमडा मैक्सिमम रिलेशन को बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यदि हटाते हैं यानी टी इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म आएगा बाय लैम्डा मैक्स, यानी टी इंटू लैम्डा मैक्स इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को कहते हैं वेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट यानी इसका वैल्यू फिक्स होगा, कितना वैल्यू होता है तो होता है 2.9 सभी बॉडी के लिए, चाहे उसका सरफेस या कुछ भी टेम्परेचर या कुछ भी कैसा भी हो, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट सभी के लिए कांस्टेंट ही होता है। 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। यहाँ से देखते हैं तो ये केल्विन इसके लिए मीटर, इसके लिए केल्विन यूनिट आएगा, इसके लिए मीटर आएगा, इसीलिए यहाँ पे यूनिट मीटर केल्विन है। ये कांस्टेंट होता है सभी बॉडी के लिए। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, यदि कोई भी बॉडी है इससे एनर्जी जो निकल रहा है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं यदि मैक्सिमम इसका पता चल जाए कि कितना किस वेवलेंथ पे इसका रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम है, तो उससे हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और लेमडा कैसे आएगा मैक्सिमम इसका, तो पता चलेगा इसके कलर से, कलर देख के पता चल जाएगा किसका वेवलेंथ का। डिफरेंट जब जोड़ पढ़ते हैं तो देखते हैं सब कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो उस कलर के हिसाब से हम लोग वेवलेंथ निकल लेंगे। जब वेवलेंथ निकल जाएगा इंटी लेमडा मैक्स निकल गया और कांस्टेंट मालूम है, कांस्टेंट मालूम है
लैम्डा मैक्स इंटू टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे लैम्डा मैक्स से, तो उसका टेम्परेचर हम लोग को निकल जाएगा। इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, यदि मून है या सन है या कोई स्टार है, तो उससे मैक्सिमम जो आता है रेडिएंट एनर्जी उसको मेजर किया जाता है, देखा जाता है किस वेवलेंथ पे आया है, उसका कलर से उससे लेमडा निकाल लेते हैं और लेमडा से फिर टेम्परेचर निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग फर्नेस में कोई चीज़ को हीट करते हैं, जैसे आयरन को ब्लैक स्मिथ हीट करता है पीटने से पहले, तो जैसे जैसे यहाँ पर देखो टेम्परेचर, इसका कलर देख के पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर कितना क्या वेवलेंथ है, लेमडा पता चल जाएगा यहाँ से, लेमडा मैक्स। मानो इस कलर कोई भी जैसे आयरन है आयरन को हीट करते हैं, तो सबसे पहले कैसा कलर आता था उसका, रेड आता है, तो रेड आता है और हीट करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा कलर इधर आ जाता है, फिर धीरे कलर जब और हीट करते हैं तो हल्का सा रेड और येलो का मिक्सर टाइप का दिखता है, और भी हीट करते हैं तो देखते हैं क्या है, येलोइश हो गया, और हीट करते हैं तो और येलो लाइट येलो होने लगता है, और एक टेम्परेचर आता है जब व्हाइट टाइप का दिखने लगता है, ये यहाँ पाता है। इसे क्या पता चला, जैसे जैसे हीट कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यानी इसका कलर चेंज हो रहा है रेड से येलो की तरफ, इसका मतलब क्या है, लेमडा येलो का होता है 900 नैनोमीटर, और ये शिफ्ट यानी घटते जा रहा है, इधर घट रहा है वेवलेंथ घट रहा है, 600 की तरफ मूव कर रहा है, तो देख रहे हैं यानी वेवलेंथ घट रहा है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे लेमडा घट रहा है। ब्लैक स्मिथ को पता हो जाता है इस कलर देख के अब कब उस पे उसको किस शेप में कन्वर्ट करने के लिए कितना पे उसको अब हथौड़ा मारना है। ब्लैक स्मिथ किस में एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे लेमडा का वैल्यू घट रहा है। या फिर मानो मून का टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, वहाँ जाकर कोई मेजर करना अब पॉसिबल है, पहले तो कर नहीं सकते थे, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट का यूज करते थे कि मैक्सिमम जो वहाँ से रेडिएंट एनर्जी आ रहा है उसका लेमडा मेजर करते थे, और टेम्परेचर ऑफ मून कैसे मेजर करेगा, टेम्परेचर ऑफ मून सरफेस, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। टेम्परेचर तो मून तो रोटेट कर जाता है, जिसमें डार्कर पार्ट होता है उसमें तो माइनस में टेम्परेचर जाने लगता है, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि रेडिएंट एनर्जी मैक्सिमम के लिए इंटेंसिटी ले लेते हैं ना, इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है वो मेजर करते हैं। तो पाया गया क्या कलर देख के कि हम लोग जो रिसीव कर रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी कितने वेवलेंथ पर कर रहे हैं, लैम्डा मैक्सिमम वहां से मिला 14 टैप है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला। अब इससे हम लोग को टेम्परेचर में मिल जाएगा, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट विंस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स। इसका वैल्यू था 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, और ये वैल्यू है 14 मेगामीटर। जब इसको डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करके तो वैल्यू हम लोग के पास जो आता है 200 केल्विन टेम्परेचर आता है। सिमिलरली सोलर रेडिएशन मानो जिम देख रहे हैं कि लैम्डा मैक्स हम लोग को मिल रहा है 4753 एंगस्ट्रम मिल रहा है। सिमिलर टेम्परेचर यदि मेजर करने होगा सरफेस का कैसे होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट विंस कांस्टेंट जो है उसको डिवाइड कर देंगे लैम्डा मैक्स से, यानी 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन डिवाइडेड बाय 4753 एंगस्ट्रम। इससे टेम्परेचर हम लोग को मिलता है 6060 केल्विन। ये सरफेस का टेम्परेचर हुआ, क्योंकि वहां से ही हम लोग को मैक्सिमम जो कलर देख रहे हैं वो सरफेस का कलर दिख रहे हैं ना, तो वो सरफेस का टेम्परेचर बता रहा ना कि इनसाइड कितना टेम्परेचर है। कर्व जो पड़े हैं ऊपर, ये कर्व जो डिपेंड करता है बस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कितना वेवलेंथ, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नेचर और कुछ पर डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी का शेप कैसा है, ये सब पर डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर और यूनिवर्सल है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई बॉडी को जब हीट किया या कोई भी टेम्परेचर पर प्लेस्ड है कोई बॉडी, तो वो हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है। तो पाया गया एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी emitted
पर यूनिट टाइम, इसको एच से डिनोट करते हैं। एच पाया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस बॉडी का एरिया, सरफेस एरिया। कोई मानो हॉट बॉडी है, ज़्यादा बड़ा एरिया है तो ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। छोटा आयरन नेल को बस हीट करेंगे और बड़ा सा कोई सरफेस को करेंगे हीट, तो नेल से कम रेडिएट एनर्जी होगा, इमिट होगा, एज कंपेरिजन टू बड़ा से ज़्यादा इमिट होगा। और पाया गया कि ये टेम्परेचर पावर 4 से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी इमिटेड एनर्जी पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 4 है। टेम्परेचर ऑफ सरफेस, जितना हीट कर रहे हैं उतना ज़्यादा टेम्परेचर वो एनर्जी इमिट कर रहा है। कोई भी सरफेस जितना हीट करते जाएंगे उसका जो इमिटेड एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़ते जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिसिटिविटी। ऑफ सरफेस, यानी जो मटेरियल हीट कर रहे हैं उसका सरफेस कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा जितना एनर्जी इमिट हो रहा है उससे। यानी इमीडिएट एनर्जी पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया एरिया, टेम्परेचर उस बॉडी का जितना है, पावर 4 और इमिसिटिविटी। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट सिग्मा लिखते हैं, ए टी टू पावर 4, और इस को कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस लॉ को कहते हैं, ये जो लॉ ऑब्टेंट हुआ इसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन और इसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सिर्फ कांस्टेंट है, यानी इसका वैल्यू फिक्स होगा। इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया, ये वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। यदि ब्लैक बॉडी है तो यहाँ पर इमिसिविटी 1 हो जाता है, अदर बॉडी है तो यानी 1 से कम होगा। यानी इमिसिविटी जितना वो ब्लैक बॉडी की तरफ जाएगा उतना उसका इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगा। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा इमिट करेगा, जितना टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा इमिट करेगा, और ये स्टीफन कांस्टेंट ही है। यानी यदि एग्जांपल यदि एक लेते हैं तो यदि इमिसिविटी मानते हैं 0.4 है, तो वैल्यू 0.4 है, टेम्परेचर 300 है, 3000 केल्विन है, और एरिया 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? एच इक्वल टू क्या है? स्टीफन कांस्टेंट, एरिया, टेम्परेचर पावर 4, इमिसिविटी। ये केल्विन में कन्वर्ट करते हैं हमेशा, केल्विन ऑलरेडी दिया हुआ है, केल्विन में डाल देंगे। ये तो एक वैल्यू होता है, यहाँ पर दिया हुआ है बॉडी का इमिसिविटी कितना है, एरिया दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और स्टीफन बोल्ट्जमैन का वैल्यू 5.67 10⁻⁻8 होता है। सबको पुट करते हैं, 5.67 10⁻⁻8 इंटू एरिया 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? बाय 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। टेम्परेचर यानी 3000 टू पावर 4 इंटू इमिसिविटी 0.4, कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आएगा 60 वाट। एनर्जी पर यूनिट टाइम है, यानी यूनिट वाट ही आएगा, एनर्जी का जूल, अब पर यूनिट टाइम है इसलिए वाट। यानी कोई बॉडी का टेम्परेचर है, यदि बॉडी कोई कोई ऐसा इन्वायरमेंट में रखा गया है जिसका कुछ एक अलग टेम्परेचर है और बॉडी का ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ एनर्जी इमीडिएट पर यूनिट टाइम हो जाता है, एच का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा ए टी टू पावर 4 इन्वायरमेंट सराउंडिंग का टेम्परेचर पावर 4 और इमिसिविटी। सिंस यहाँ पर हम लोग ब्लैक बॉडी की स्टडी करते हैं इसीलिए इसको हमेशा 1 एज्यूम कर लेते हैं, यानी
सिग्मा ए टी टू पावर 4 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर पावर 4। यानी क्वेश्चन में यदि दिया हो रहेगा कितना एनर्जी कोई भी हॉट बॉडी से रिलीज हो रहा है उसका पर टाइम, तो उसका फॉर्मूला होगा कांस्टेंट इनटू एरिया ऑफ द सरफेस बॉडी, किस टेम्परेचर पे बॉडी प्लेस्ड है उस पावर 4, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या पावर 4 इंटू इमिसिटिविटी। ये यदि दिया हो तो ठीक, इफ गिवन गिवन ठीक, इफ नॉट गिवन नॉट गिवन उसको 1 मान लेंगे, यानी ब्लैक बॉडी मान लेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना है, तो नोटेशन में लिख देते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एरिया ऑफ surface of body surface temperature और ये environmental surrounding temperature। और ये एमिसिटिविटी। इसका वैल्यू लाई करता है 1 से 0 के बीच में, और ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है। यदि हम लोग पता करना चाहते हैं कि हम लोग बॉडी से कितना टेम्परेचर, कितना एनर्जी इमिट हो रहा है, और एज्यूम करते हैं कि हम लोग का स्किन का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है स्किन टेम्परेचर, यानी ये कौन सा बॉडी का टेम्परेचर हो गया। और एरिया हम लोग एज्यूम करते हैं 1.9 मीटर स्क्वायर, ये हम लोग बॉडी का एरिया हो गया, सरफेस एरिया हो गया, बॉडी सरफेस एरिया। यदि इमिसिटिविटी बॉडी का एज्यूम करते हैं 0.97 वैल्यू, और सराउंडिंग टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यदि एज्यूम करते हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इमीडिएट एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एरिया, सरफेस का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर इनटू इमिसिटिविटी। ये तो फिक्स है, ये वैल्यू यानी ये 5.67 10 पावर -8, एरिया 1.9 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। 22 डिग्री सेंटीग्रेड को यदि केल्विन कन्वर्ट करते कितना हो जाएगा, 273 प्लस 22 इंटू 95 केल्विन, और 28 डिग्री सेंटीग्रेड सरफेस स्किन का जो टेम्परेचर है उसको कन्वर्ट करता है 273 प्लस 28 हो जाएगा 301 केल्विन, यानी सरफेस का बॉडी सरफेस का टेम्परेचर पावर 4 माइनस इन्वायरमेंट टेम्परेचर और इन्वायरमेंट टेम्परेचर 295 केल्विन का पावर 4, और इमिसिटिविटी का वैल्यू लिखा हुआ है, दिया हुआ है 0.97। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आता है लगभग 66.4 वाट, यानी इतना हम लोग का बॉडी हीट बाहर इमिट कर रहा है यदि बॉडी का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉडी का टेम्परेचर जैसे पता ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। इसको यदि ये निकालने हैं कितना बॉडी टेम्परेचर एनर्जी हो बन रहा है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि हम कैलकुलेट करना चाहें कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है हम लोग बॉडी में, कितना हीट पर यूनिट टाइम यानी एच का वैल्यू, तो क्या एक फॉर्मूला होता है। ये तो एनर्जी रेडिएट हो रहा है बाहर, हम लोग बॉडी एटमॉस्फेयर पर इतना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इतना वाट, तो सिग्मा ए टी टू पावर 4
इसको कैलकुलेट करते हैं 5.67 10⁻⁻8 इंटू एरिया 0.9 हाँ 0.19 1.9 मीटर 1.9 मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर को 37 डिग्री प्लस 273 केल्विन में 310 पावर 4 करें तो ये वैल्यू आता है लगभग 120 वाट। यानी हम लोग का बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है 120 और जिसमें कितना रिलीज हो जा रहा है। इसीलिए जो क्लॉथिंग आजकल पहनते हैं और उसका टेम्परेचर यदि हम लोग कम टेम्परेचर पर रह रहे हैं एटमॉस्फेयर में तो क्लॉथ ऐसा बनाया जाता है कि इनर सरफेस थोड़ा मेटलिक हो ताकि रेडिएट एनर्जी बाहर कम कर सके और बॉडी वार्म रह सके। टू प्रिवेंट हीट लॉस clothing has shiny layer next to skin to prevent heat loss due to radiation। यानी ये सरफेस जब थोड़ा पहले कंपेरिजन ज़्यादा स्मूथ होगा तो रेडिएट एनर्जी रिफ्लेक्ट करके फिर वापस आ जाएगा बॉडी में ही, यानी एनर्जी कम लॉस होगा। यदि ये इतना रिफ्लेक्टिंग नहीं रहेगा तो एनर्जी बाहर ज़्यादा लॉस होगा। इसीलिए क्लॉथ का अच्छे से कपड़े में शाइनी लेयर टेक्सचर आता है, शाइनी लेयर रहता है, शाइनी लेयर का टेक्सचर बना हुआ रहता है। आज के क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम समरी को एक क्लास में बस समराइज करेंगे पूरे चैप्टर को, उसका एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।